तुम कोठी बंगलों में रहते, मैं रहता झोपड़पट्टी में। तुम एसी कूलर में सोते, मैं तपता श्रम की भट्टी में। तुम दूध मलाई में नहाओ, मैं रोटी को मोहताज रहूं। तुम मालिक, मैं नौकर ठहरा। फिर समता का संसार कहाँ है, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं। कुछ यूँ जाती है जयप्रकाश करदम जी की कविता, मेरे अधिकार कहाँ हैं। अगर हम कहें कि चलो इस कविता का आस्वादन करें जैसे हम अन्य कविताओं की करते आ रहे हैं, तो वह इस कवि और कविता के प्रति नाइंसाफ़ी होगी। यह कविता एक दलित लेखक द्वारा लिखी गई कविता है और दलित लेखन एक व्यक्ति का लेखन नहीं होता, जन साहित्य होता है, तभी हम उसे मास लिटरेचर कहते हैं। इसमें वेदना का स्वर है, विद्रोह का स्वर है, आक्रोश का स्वर है। उस वेदना एवं विद्रोह को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दलित कौन है, दलित साहित्य का उद्देश्य क्या है और उसका सौंदर्य शास्त्र क्या है। दलित शब्द संस्कृत के दल धातु से बना है, जिसका अर्थ है खंडित किया जाना, रौंदा जाना, दबाया जाना। अंग्रेजी में इसे सबाल्टर्न, ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड या फिर मार्जिनलाइज कहते हैं। और गांधी जी इन्हें प्यार से हरिजन पुकारते थे, लेकिन दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी को दलित शब्द ही मान्य था। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए 1980s तक दलित साहित्य को गटर साहित्य कहकर उसे छापने से एकदम इनकार कर दिया जाता था। भारत में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को न ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था, न मंदिरों में प्रवेश करने का और न ही संपत्ति इकट्ठा करने का। तभी जयप्रकाश करदम जी को 21st सेंचुरी में इस प्रकार की कविता लिखनी पड़ी, मेरे अधिकार कहाँ है। जयप्रकाश करदम जी की इस कविता को हम अन्य कविताओं के जैसे इसीलिए आस्वादन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सौंदर्य शास्त्र की एक दिक्कत आ जाती है। वो कहते हैं ना, एस्थेटिक्स ऑफ लिटरेचर। हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र संस्कृत साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है। जिस रचना को पढ़कर जितना अधिक आनंद आएगा, उस रचना को हम उतना ही श्रेष्ठ रचना मानते हैं। लेकिन दलित लेखन तो वेदना एवं विद्रोह का लेखन है। सर में दूसरों का मैला ढोने की बात होती है, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने की बात इसमें होती है, माँ बहनों पर हुए बलात्कार की बात होती है। तब उसमें सौंदर्य कहाँ से आ सकता है भला। तभी तो प्रमुख दलित लेखक शरण कुमार लिम्बाले जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य के लिए एक अलग सौंदर्य शास्त्र की मांग करते हैं। देखिए, साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम की जो पारंपरिक अवधारणा है, जो ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स ऑफ लिटरेचर में हम जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, उसे ही दलित लेखक गलत एवं भ्रामक ठहराते हैं। वे पूछते हैं कि ब्राह्मण की ब्रह्मा के मुख से और शूद्र की ब्रह्मा के पैर से उत्पत्ति हुई है, क्या यह सत्य है? शूद्र ज्ञान न अर्जित करें, संपत्ति न इकट्ठा करें, इसमें कौन सा शिव है? शूद्र गांव से बाहर रहें, बहिष्कृत रहें, इसमें कौन सी सुंदरता है? तो इसीलिए ये जो सत्यम शिवम सुंदरम जो साहित्य में है, उसके विरुद्ध वे आवाज़ उठाते हैं। और यही प्रश्न जयप्रकाश करदम जी इस कविता के द्वारा भी उठाते हैं। तभी मैंने पहले कहा, दलित साहित्य का अपना एक सुनिश्चित लक्ष्य है, दलितों को खुद उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और सवर्णों के मन में दलितों के प्रति सहानुभूति जगाना। ये जो दलित साहित्य है, जो पहले आया था वेदना का स्वर था उसमें, उसके बाद देखते हैं विद्रोह का स्वर है, आक्रोश का स्वर है, जिसमें ये उजागर होने लगा है कि हमें भी पूरा हक बनता है, हमारा जो अधिकार है हमें चाहिए।
तो इस प्रकार दलित साहित्य में कई बदलाव आए। एक बात हम कह देते हैं कि आप शायद आप लोग सेकंड लैंग्वेज जो ले रहे हैं हिंदी, आपकी ये पहली और अंतिम कविता होगी जो आप दलित साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तभी मैंने दलित साहित्य क्या है इसका एक इंट्रोडक्शन देने की चाह मेरे मन में हुई। एक दलित आत्मकथा आप ज़रूर पढ़िए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। तो कोई ना कोई एक दलित आत्मकथा कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी शरण कुमार लिम्बाले जी की अक्कर माशी है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन, कोई भी कम से कम एक आत्मकथा तो आप पढ़िए। इतने सारे ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। अक्कर माशी तो मलयालम में भी उसका ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में है। और अच्छा, इस सिलसिले में एक और शख्स के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है, वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। एक इंडियन स्कॉलर थी, लिटरेरी थियोरिस्ट, फेमिनिस्ट क्रिटिक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। और उनका जो एसे कैन द सबाल्टन स्पीक ने साहित्यिक जगत में तहलका मचाया, और दलितों के लेखन का इतनी अधिक मात्रा में आगे आना, एकेडमिशियों के बीच चर्चित होने के पीछे इनके इस एसे का काफ़ी संबंध है। कैन द सबाल्टन स्पीक, क्या ये जो दलित हैं, दमित हैं, वो बोल भी सकते हैं अपने विचारों को? कैन द सबाल्टन स्पीक। तो जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, और इसमें गर्व की बात है कि वो एक इंडियन थी, कलकत्ता से थी, तो उनके इस आशय ने साहित्यिक जगत में एकेडमिशियंस को बीच काफ़ी बदलाव लाया। तभी अभी ये जो दलित कविता है हम अपने करिकुलम में देख रहे हैं। इतने साल हो गए, कभी मैंने कोई दलित रचना को, दलित रचनाएं वैसे थी भी नहीं पहले, और होगी भी तो उन्हें करिकुलम में स्थान नहीं दिया जाता था। अभी तो हम देखेंगे लाइब्रेरीज में उनके लिए पूरा कॉर्नर है दलित लिटरेचर के लिए, पहले ये सब नहीं होता था। तो गायत्री स्पिवाक का उल्लेख करना भी ज़रूरी समझा। जयप्रकाश जी यहाँ ये कहते हैं कि यही प्रश्न उठाते हैं कि तुम श्रेष्ठ, शूद्र मैं बना रहूं, तुमको सारे अधिकार रहें, मैं वर्जनाओं से लदा रहूं। जाति व्यवस्था में जो ऊंच नीच की भावना है वो हिंदुओं में ही अलगाव की भावना पैदा करती है। जहाँ एक तरफ हिंदुओं में ही शूद्रों को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो वो जन समुदाय भला हिंदू होने पर गर्व कैसे कर सकता है? तभी बड़े पैमाने में दलित बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कईयों ने ईसाई धर्म में परिवर्तन किया, क्योंकि इन दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था, कैस्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि उन्हें वहाँ भी डिस्क्रिमिनेट किया गया। जैसे वे बौद्ध नहीं कहलाए, नव बौद्ध कहलाए, या फिर क्रिश्चियन हुए तो वहीं वे दलित क्रिश्चियन कहलाए। ये जाति जो है, जो जन्मजात लग जाती है, वो आजीवन पीछा नहीं छोड़ती। वैसे यहाँ भारत में ही नहीं, विदेशों की भी हालत आप देखेंगे तो वहाँ एक अलग रूप में है, रंग भेद पर पाया जाता है। यहाँ जाति भेद पर है तो वहाँ रंग भेद पर। ब्लैक्स, जो काले लोग हैं, उनको इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आज 21st सेंचुरी में भी कितने ऐसे हादसे हमारे सामने हैं। तभी तो हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मूवमेंट सोशल मीडिया में उठाए जाते हैं। तो हम कविता में देखते हैं जयप्रकाश जी फिर सवाल उठाते हैं, तुम कहते हम सब हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करो, हिंदुत्व राज की नगरी में, किंतु मेरा घर द्वार कहाँ है? देखिए, इस प्रकार के कई चुपते हुए प्रश्न, कई सवाल कवि उठाते हैं। अच्छा, इस प्रकार के सवाल जो दलित लेखक उठाते हैं, और यहाँ इस कविता में जयप्रकाश करदम जी ने उठाया, काफ़ी अहम सवाल है। ये अपनी कविता, अपने लेखन के माध्यम से इस प्रकार उठाते हैं, जिस विभाग को हिंदू होने का गौरव ही प्राप्त न हो, जिन्हें कई सालों तक मंदिर प्रवेश निषिद्ध हो, जिन्हें शूद्र कहकर समाज से बहिष्कृत करके रखा जाता हो, अस्पृश्यता के नाम पर, अनटचेबिलिटी के नाम पर, जिन्हें कई बार ऐसा होता है कि किसी सवर्णों के गांव से गुजरे तो चप्पल उतार कर चलना पड़ता है, या फिर नए वस्त्र पहनकर नहीं निकल सकते, जहाँ जिसके छुए हुए को दफ्तरों में भी सवर्ण अफसर छूते नहीं हैं। तो इस प्रकार की जब मानसिकता रहती है तो इस प्रकार के सवाल लेखन में और उठाए जाएंगे। हिंदुत्व राज की नगरी में, किंतु मेरा घर द्वार कहाँ है?
और फिर शूद्रों को एक ज़माने में धन इकट्ठा करने का अधिकार भी ना था। तभी तो कवि पूछते हैं, धन धरती मील तुम्हारे हैं, पोखर और झील तुम्हारे हैं। अच्छा, ये जो नदी और झील हैं, जो प्राकृतिक संपदा हैं, कुओं से पीने का पानी निकालने की मनाही थी। आपने मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं सुन रखा होगा। अछूतों के छूने से पूरा का पूरा पानी भ्रष्ट हो जाने की संभावना रहती है। ऐसे देश में ही तो कवि कहते हैं, धन धरती मील तुम्हारे हैं, पोखर और झील तुम्हारे हैं। शासन तंत्र पर हमेशा सवर्णों की हुकूमत चलती। वो ही पढ़े लिखे, वो ही नौकरी पर, वो ही शासन की डोर संभाले, तो जाहिर है वो ही राज करेंगे। तभी कवि कहते हैं, शासन सत्ता पर काबिज तुम, थाने तहसील तुम्हारे हैं। तो इतने सब अंतर के रहते मैत्री की मीनार भला कैसे खड़ी की जा सकती है? मित्रता तो वहीं पनप सकती है जहाँ समानता का भाव हो, जहाँ औपचारिकता तनिक भी ना हो। मित्रता तो वहीं पनप सकती है जहाँ ऊंच नीच का भाव ना हो। जहाँ द्वेष और वैषम्य की इतनी बड़ी खाई मौजूद है, वहाँ मैत्री भाव का पनपना भला कैसे संभव है? तभी जयप्रकाश जी लिखते हैं, वैषम्य द्वेष के बीहड़ में मैत्री का मीनार कहाँ है। कई चुभने वाले प्रश्न इस कविता में उठाए गए हैं। तुम कहते हम में भेद नहीं, तुम कहते हम सब भाई हैं, फिर क्यों ऊंचे तुम मैं नीचा। और कविता की परिसमाप्ति कुछ इस प्रकार होती है, उत्पीड़न की जंजीरों में यूं कसा फंसा सदियों से मैं, न मुर्दा हूँ न ही जी सकता, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं। तो अब हम इस कविता की ओर विस्तार से जाएंगे। दलित कविता में जो दलित चेतना है, आक्रोश है, उसे शायद आप समझ गए होंगे। कविता की ओर जाने से पहले इतना बताना ज़रूरी था, सो बता दिया। अब जयप्रकाश करदम जी की कविता की ओर चलते हैं। जयप्रकाश करदम जी की कविता मेरे अधिकार कहाँ हैं। तुम कोठी बंगलों में रहते, मैं रहता झोपड़पट्टी में, तुम एसी कूलर में सोते, मैं तपता श्रम की भट्टी में, तुम दूध मलाई में नहाओ, मैं रोटी को मोहताज रहूं, तुम मालिक मैं नौकर ठहरा, फिर समता का संसार कहाँ है। इसमें खास समझने, कविता एकदम सपाट है, एकदम खुली हुई किताब की तरह है। कवि ये प्रश्न करते हैं कि यहाँ समता का संसार कहाँ से आ सकता है भला। इक्वालिटी जो हम कहते हैं, समता, वो कैसे हो सकता है जब तुम कोठी बंगलों में रहते हो और मैं झोपड़पट्टी में, मेरा पूरा समाज झोपड़पट्टी में रह रहा है, तुम कोठी बंगलों में रहते हो आराम से, तुम एसी कूलर में सोते हो, मैं तपता श्रम की भट्टी में। देखिए, बरसों से जो जिन्हें ज्ञान से वंचित रखा गया, उनकी पूरी जनरेशन की जनरेशन केवल श्रम के बल पर जीती है और वे तप रहे हैं श्रम की भट्टी में, श्रम की आग में निरंतर, उनके पूर्वज और वो। और एक तरफ तुम एसी कूलर में सो रहे हो, कोठी बंगलों में रहते हो, और हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। तुम दूध मलाई में नहा रहे हो और मैं तो रोटी का मोहताज रहूं। रोटी के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है हमारे लिए। दलित आत्मकथाओं में एकदम से वर्णित किया गया है कि खाने के लिए जूठन खाना पड़ता है दूसरों का। इतने गए गुजरे होते हैं दलित समुदाय के लोग। आज भी ऐसी स्थिति है। खैर, केरल में तो कहीं देखने को नहीं मिलता है ऐसी अवस्था, लेकिन कई जगह भारत में, खास करके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे कई जगह में ऐसे कई इश्यूज़ हैं। तो जहाँ मैं रोटी को मोहताज रहूं और तुम दूध मलाई में नहाओ, तुम मालिक मैं नौकर ठहरा। जहाँ भी जाओ पूरे समाज में तुम मालिक हो और जब मैं नौकर हूँ, तो फिर ये जो वसुदैव कुटुंबकम की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ, उसमें समता कैसे आ सकती है। पूरा संसार एक परिवार भला कैसे हो सकता है जब समता का भाव ही ना हो। तो इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, एकदम खुली हुई किताब की तरह है। तुम कोठी बंगलों में रहते और मैं रहता हूँ झोपड़पट्टी में, तुम एसी कूलर में सोते, मैं श्रम की भट्टी में तपता हूँ, निरंतर श्रम करना पड़ता है।
तुम दूध मलाई में नहा रहे हो और मुझे तो क्या है सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। तुम मालिक, मैं नौकर ठहरा, फिर समता का संसार भला कहाँ है। कविता फिर और यूं आगे बढ़ती है। धन धरती मील तुम्हारे हैं, पोखर और झील तुम्हारे हैं, शासन सत्ता पर काबिज तुम, थाने तहसील तुम्हारे हैं। तुम जाति दंभ के अभिमानी, मुझसे घृणा व्यापार करो, वैषम्य द्वेष के बीहड़ में मैत्री की मीनार कहाँ है। देखिए, इस प्रकार की असमानता जिस समाज में है, वहाँ कवि पूछते हैं कि मैत्री की मीनार, जो दोस्ती की जो मीनार है, उसे कहाँ उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ जो भी है घृणा का व्यापार चल रहा है, वैषम्य है, समानता है ही नहीं, द्वेष है। द्वेष के बीहड़ जंगल में इतना अधिक द्वेष है, इतना अधिक वैषम्य है, इतना अधिक इंसल्ट किया जाता है हमें दिन प्रतिदिन जाति के नाम पर। कई बार ऐसा होता है कि शहर में जाओ, मकान ये खोजते हैं तो वहाँ ये जो दलित हैं तो मकान मालिक मकान देने को तैयार ही नहीं होता। गांव में तो है ही अस्पृश्यता की ये जो बात, शहरों में भी इन्हें फेस करना पड़ता है। तो कई बार अपनी जाति छिपाकर भी रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बार एक इंसल्ट रहता है, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है। तो कवि कहते हैं धन धरती मील सब तुम्हारे हैं, पोखर और झील तक तुम्हारे हैं। जो ईश्वर ने समान रूप से सबको भोगने के लिए जो प्राकृतिक संपदा दी है, जो पोखर हैं और झील हैं जिसमें से पानी मिलता है सबके लिए, लेकिन वहाँ पे भी जाने में जब हमारे लोगों को निषेध है, तो शासन सत्ता पर काबिज तुम हो, शासन तुम्हारे हाथ में है, तुम पावरफुल हो, थाने तहसील तुम्हारे हैं, किसी भी बात में पकड़ लिया तो पुलिस वाले भी सब तुम्हारे ही हैं, तहसील भी तुम्हारे ही हैं। और तुम जाति दंभ के अभिमानी, एक बार जो सवर्ण में जाति में पैदा हो जाता है, उसके कुछ किए पे नहीं, अपने जन्म पर के आधार पर मिलता है। कोई किसी सवर्ण परिवार में जन्म लेता है तो उसके कर्म के अनुसार नहीं, वो जन्म लेता है उस सवर्ण जाति में, तो उसके अंदर एक दंभ, एक अहंकार की भावना कि हाँ मैं ऊंची जाति का हूँ, तो ये अभिमानी हो तुम और मुझसे घृणा व्यापार करते हो, और ये सभी जगह वैषम्य है, द्वेष है। इस प्रकार के बीहड़ जंगल में भला मैत्री की मीनार कहाँ से खड़ी की जा सकती है। कवि ये सवाल उठाते हैं कि बाहर से कह देना कि सभी एक हैं, संविधान में सभी का समान हक बनता है और सभी मैत्री में रहो, लेकिन ये कैसे संभव है जब चारों ओर वैषम्य है, भेदभाव है, चारों ओर द्वेष है, चारों ओर घृणा का व्यापार ही देखने को मिलता है। तो यहाँ मैत्री कैसे संभव है। धन धरती मील तुम्हारे हैं, पोखर और झील तुम्हारे हैं, शासन सत्ता पर काबिज तुम, थाने तहसील तुम्हारे हैं। तुम जाति दंभ के अभिमानी, मुझसे घृणा व्यापार करो, वैषम्य द्वेष के बीहड़ में मैत्री की मीनार कहाँ है। तुम कहते हम में भेद नहीं, तुम कहते हम सब भाई हैं, फिर क्यों ऊंचे तुम मैं नीचा, क्यों जाति वर्ण की खाई है। तुम कहते हम सब हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करो, हिंदुत्व राज्य की नगरी में, किंतु मेरा घर द्वार कहाँ है। और ये जो हिंदू होने पर गर्व करने की बात उनसे की जाती है, हिंदुत्व राज्य की नगरी में जहाँ सभी में एक समत्व की भावना की संकल्पना की जाती है, वहाँ कवि पूछते हैं कि कहने में आसानी है कि तुम हमसे कहते हो कि हम में कोई भेद नहीं है, हम सब भाई हैं, हमें हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए, लेकिन ये सवाल कवि उठाते हैं, फिर क्यों ऊंचे तुम मैं नीचा, क्यों जाति वर्ण की खाई है। जाति वर्ण की जो बड़ी सी खाई है उसके रहते उसे एकदम संभाले रखे हुए, जाति वर्ण भेद की जो खाई है उसे संभाले रखे हुए तुम कैसे ये कल्पना कर सकते हो कि हम सब भाई हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये एकदम
स्पष्ट है कि तुम ऊंचे हो और मैं नीचा हूँ। ये सभी जगह दिखाई दे रहा था। गांव में दिखाई देता है, शहर में दिखाई देता है, दफ्तरों में दिखाई देता है, सभी जगह ये खाई, स्कूलों में दिखाई देता है। एकदम स्पष्ट है कि हिंदू होने पर गर्व करने लायक हम में कुछ भी नहीं है। हमें ये लगे ही नहीं कि हम हिंदू हैं। फिर तुम ये सवर्ण समाज हमसे ये कैसे कल्पना करते हो कि हम में कोई भेद नहीं है, हम सब भाई हैं। ये सब कहने की बातें हैं। हिंदुत्व राज्य की नगरी में किंतु मेरा घर द्वार कहाँ है। इस हिंदुत्व राज्य की नगरी में मैं अपना घर बार कहीं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक बात है, ये हिंदू समाज में ही नहीं, ये जो क्रिश्चियनिटी में एज सच ये जो कैस्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन उसमें भी अपने से ऊंचे मानने वाली एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कुछ वर्ग अपने आप को ऊंचा समझते हैं। ये मुस्लिम धर्म में भी है, उसमें भी है ये भेदभाव की भावना। ये सभी जगह है, पता नहीं क्यों। लेकिन हिंदू धर्म में तो व्यवस्थित रूप से है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में ये जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये जो क्लासिफिकेशन है वो लिखा गया है वेदों में। लेकिन दूसरे धर्मों में भी ये पाया जाता है। ऊंच नीच की भावना सभी जगह है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये भारत एक नहीं दो है। एक तो बहिष्कृत भारत, दूसरा जो ऑर्डिनरी भारत। बहिष्कृत भारत में ये सब बहिष्कृत लोग आते हैं। तो ये हिंदू होने पर हमें गर्व करने लायक कुछ हमारे पास नहीं है, कवि कहते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं ऊंचे तुम मैं नीचा। जाति वर्ण की ये जो खाई है वो एक बड़ी सी खाई है। और हाँ, देखा भी जाता है कि ये जो आरक्षण की जो बात आती है नौकरी में वगैरह, उसके रहते ये खाई और ही बढ़ेगी। क्योंकि ये कई बार एकेडमिशियंस के बीच जब ये चर्चा होती है, जब सेमिनार होता है दलित लेखन के बारे में, तो फिर कईयों के मन में ये एक दबा हुआ एक द्वेष है। ये जो आरक्षण के नाम पर जो इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके कारण ये खाई और बढ़ेगी। 21st सेंचुरी क्या 24th सेंचुरी भी पहुँचे तो भारत में ये खाई कभी पटने वाली नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं। तुम चाहो राम राज्य आए, तुम श्रेष्ठ शूद्र में बना रहूं, तुमको सारे अधिकार रहें, मैं वर्जनाओं से लदा रहूं। सदियों से शंबूकों की गर्दन कटने की परंपरा इस देश धरा से उठ जाए, इस आशय का स्वीकार कहाँ है। तो यहाँ कवि एक राम राज्य की जो कल्पना हिंदू समाज करती है उस पर प्रश्न लगाते हैं कि जब मैं वर्जनाओं से लदा हूँ, मुझ पर पूरी पाबंदियाँ सभी तरह से लदी हुई हैं और सदियों से शंबूकों की गर्दन कटने की परंपरा इस देश में चलती आ रही है, तो ये जो शूद्र जो मैं हूँ, वहाँ मेरे सारे अधिकार जब नष्ट होते जाते हैं, तो तुम ये जो राम राज्य की बात कर रहे हो, उस आशय को कहाँ स्वीकारा जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र पर इस प्रकार के कई ऐसे वाक़या हैं जो उनके ऊपर कलंक ठहरता है, जैसे सीता का परित्याग, बाली का धोखे से वध और शंभू की हत्या। शंभू एक शूद्र था और हुआ यूं कि एक दिन एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर गया और उस ब्राह्मण ने लड़के के शव को लाकर राजद्वार पर डाल दिया श्री रामचंद्र जी के और विलाप करने लगा। उसका आरोप था कि बालक की अकाल मृत्यु का कारण राज्य का कोई अथवा राजा का कोई दुष्कृत्य है। श्री रामचंद्र जी ने अपने ऋषियों मुनियों की परिषद बिठाया और विचार करवाया और इस निर्णय पर परिषद पहुंचा कि राज्य में कहीं कोई अनधिकारी तप कर रहा है, मतलब तपस्या कर रहा है। और नारद मुनि ने राय व्यक्त की कि निश्चय ही इस द्वापर युग में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। अतः इस कारण ही ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हुई। और श्री रामचंद्र जी उस तपस्या करने वाले शूद्र की खोज में निकले और उन्होंने देखा कि एक बालक घोर तपस्या कर रहा है और पूछने पर पता चला कि वो शंभूक है, वो शूद्र है। और तुरंत ही कहा जाता है श्री रामचंद्र जी ने तलवार निकालकर
शंभू का वध कर दिया। और इस प्रकार जिस देश में गर्दन कटने की परंपरा है शंभूकों की, सदियों से यह चलता आ रहा है, और जहाँ मैं शूद्र बना रहा हूँ, तुम सारे अधिकार भोगें, मैं वर्जनाओं से लदा रहूं, मुझ पर सारी तरह की वर्जनाएं हों, पाबंदियां हों, मनाही हो, तो कौन से राम राज्य की बात तुम कर रहे हो जहाँ सभी समान हैं? इस आशय का स्वीकार भला कैसे हो सकता है? जब इतनी बड़ी असमानता समाज में है तो इस देश में राम राज्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? कानों में पिघला शीशा, मेरी जिह्वा पर ताले हैं, अस्पृश्य पशु से भी बदतर, निज श्वासों तक के लाले हैं। उत्पीड़न की जंजीरों में यूं कसा फंसा सदियों से मैं, न मुर्दा हूँ न ही जी सकता, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं? यहाँ कवि जयप्रकाश करदम जी मनुस्मृति की बातें याद दिलाते हैं, जहाँ मनुस्मृति में शूद्र जाति के बारे में यूँ कहा जाता है कि शूद्र जाति के लोग यदि धर्म ग्रंथों को पढ़ते मिल जाएं तो उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिए, और अगर वो धर्म ग्रंथों को सुनते हुए मिल जाए तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, और यदि ब्राह्मणों को निगाह भर देखते हुए मिल जाए तो उनकी आँखों में सरिया डाल देना चाहिए। इस प्रकार की कई बातें मनुस्मृति में उसका उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि जब मेरे कानों में पिघला शीशा डालने की बात होती है, ज्ञान अर्जित करने का जो मौलिक अधिकार है उससे हमें वंचित रखा गया है सदियों से। मेरी जिह्वा पर ताले हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब वो मेरे पास नहीं है। अस्पृश्य पशु से भी बदतर, देखिए वहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, अस्पृश्य पशु से भी बेहतर ऐसे दिया गया है, लेकिन कवि ने खुद उनके अपने यूट्यूब चैनल में ये व्यक्त किया है कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे बदतर पढ़ें। अस्पृश्य पशु से भी बदतर, जानवरों से भी गए गुजरे हमें समझा जाता है। जानवरों को, गाय, कुत्ता, बिल्ली सभी को बड़े प्यार से पुचकारते हैं सवर्ण, लेकिन वहीं हमें छूने से उन्हें पाप लग जाता है। वो हमें अस्पृश्य मानते हैं, छूने लायक ही नहीं मानते। तो क्या हुआ, पशु से भी बदतर ही हुए। पशु को तो गोद में रख लेते हैं, जानवरों को इतना प्यार करते हैं, लेकिन शूद्रों को अस्पृश्य कहकर हमें अलग कर दिया जाता है। निज श्वासों तक के लाले हैं, हम खुद क्या जी रहे हैं, मतलब जिसका कोई वाणी न हो, जिसकी अपनी कोई राय न हो, जो ज्ञान अर्जित न कर सकता हो, जिसका जीवन पशु से भी बदतर हो, तो वो अपना जी रहा है या मर रहा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उत्पीड़न की जंजीरों से बंधा हुआ है, यूं कसा फंसा सदियों से मैं, उत्पीड़न की इन जंजीरों से मैं जकड़ गया हूँ, मुझे मेरे समाज को जकड़ दिया गया है। यूं कसा फंसा हुआ हूँ मैं सदियों से, न मुर्दा हूँ न ही जी सकता हूँ, मैं मरा हुआ भी नहीं हूँ, जी भी नहीं रहा हूँ। मतलब कि जो जीवित व्यक्ति है उसके जो लक्षण हैं, अपने व्यक्तित्व को जाहिर करना, अपने बातों को बोल सकना, समाज के बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब जीवित व्यक्ति के लक्षण हैं, लेकिन वो मेरे में नहीं है, और न ही मैं मुर्दा हूँ। मुर्दा कुछ नहीं सुन पाता, कुछ नहीं देख पाता, कुछ नहीं कह पाता, ऐसा भी नहीं हूँ। मेरे में कहने को बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी बातें व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं दूसरों के समान जीना चाहता हूँ। तो कवि यहाँ कहते हैं मेरे मौलिक अधिकार आखिर कहाँ हैं? जब मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता है, मेरे जिह्वे पर ताले लगा दिए जाते हैं, मुझे पशु से भी बदतर माना जाता है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं मुर्दा हूँ कि मैं जी रहा हूँ। इतने सारे जंजीरें हैं उत्पीड़नों के, उन जंजीरों से मैं कसा फंसा हूँ सदियों से। ऐसे में मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं? ये प्रश्न, ये सवाल पूछते हुए ये कविता यहाँ यूँ परिसमाप्ति की ओर आती है।
तो यहाँ कवि ये पूछते हैं कि कवि अपने उनका एक यूट्यूब चैनल है जयप्रकाश करदम के नाम पर, वहाँ मैंने उनकी ये कविता मेरे अधिकार कहाँ हैं उस पर भी उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो सिलेबस में छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें इस बात से वाकिफ़ कराना है कि एक जन समाज ऐसा भी है जो मौलिक अधिकारों से वंचित रह चुका है सदियों से। तो ये जानकारी अगर यंग जनरेशन को मिलती है तो अगर समाज में कोई बदलाव की संभावना उजागर होती है तो उसकी आशा रखते हुए उन्होंने ये कविता लिखी। आशा करती हूँ आप लोग उसके पूरे अर्थ में इसे समझ सके होंगे। चूँकि ये एक दलित कविता है, दलित चेतना से परिपूर्ण है, इसलिए मैंने दलित साहित्य के बारे में कुछ बातें बताई। कभी कभार आपको लगता होगा कि मैं केवल कविता की व्याख्या से ज़्यादा कुछ और ही बातें कह रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी पड़ता है एक चीज़ को समझाने के लिए कुछ यहाँ वहाँ की बातें भी करनी पड़ती हैं, तभी उसे पूरे अर्थ में आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में एक गरीब दलित परिवार में जन्मे जयप्रकाश करदम जी ने 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फ़िलॉसफ़ी, हिस्ट्री और हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। बचपन में उनके परिवार में काफ़ी दिक्कतें थी, वे गरीबी और भूख से काफ़ी परेशान था उनका परिवार, और परिवार को पालने के लिए छोटी उम्र में ही मजदूरी के लिए जाने के लिए वे मजबूर थे। और कहा जाता है मजदूरी से मिले 30 रुपयों से उन्होंने एक किताब खरीदी और वह थी रशियन राइटर मैक्सिम गोर्की की आत्मकथा। और उस आत्मकथा ने जयप्रकाश जी की ज़िंदगी को बदल दी। देखिए कितने कमाल की बात है। गोर्की के जीवन से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने देखा कि गोर्की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो केवल 3री कक्षा तक पढ़े थे, फिर भी विश्वविख्यात हो गए। और जयप्रकाश जी के मन में भी ये बात लगी कि जीवन तो काफ़ी बेहतर है उनका, वे भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखिए दलित परिवार में गरीबी के बीच जन्मे उन्होंने इस प्रकार 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 1977-79 के बीच आपने पत्रकारिता की और उस समय वे तमाम विषयों पर लिखते थे। 1980s के बाद ही वे दलित लेखन की ओर मुड़े। 1994 में उनका छप्पर उपन्यास प्रकाशित हुआ और समीक्षकों एवं आलोचकों द्वारा उसे हिंदी दलित साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास उस दौर में आया जब दलित साहित्य स्थापित हो रहा था और उनका पहला कविता संग्रह गूंगा नहीं था मैं 1997 में प्रकाशित हुआ और उनकी एक कहानी 9 बार वो भी काफ़ी चर्चित रही। कविता, कहानी और उपन्यास जैसे साहित्यिक विधाओं में उन्होंने सफलतापूर्वक लेखनी चलाई ही, साथ ही दलित समाज की वस्तुगत सच्चाइयों को सामने लाने वाली अनेक लेख एवं शोध ग्रंथों की रचना एवं संपादन भी जयप्रकाश करदम जी ने किया। विशेष उल्लेखनीय है उनके द्वारा संपादित दलित साहित्य वार्षिकी, एक जर्नल, और इस जर्नल से दलित लेखकों को काफ़ी बल मिला। स्वयं लेखक का कहना है कि काफ़ी आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए भी उन्होंने उसका प्रकाशन जारी रखा। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि जयप्रकाश करदम जी दलित लेखक, उनके जीवन से, उनके जीवन संघर्षों से सीखने लायक भी बहुत कुछ है। आशा करती हूँ उनकी इस कविता मेरे अधिकार कहाँ हैं से आपको दलित चेतना और दलित विद्रोह, आक्रोश, उसमें भरे हुए वेदना को समझने में आप सफल हुए होंगे। धन्यवाद।